और अब बात करेंगे सनातन एकता पद यात्रा की, जिसे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री निकाल रहे हैं। आज यात्रा का 8वां दिन है, लेकिन इस यात्रा पर जमकर विरोधी तीखा प्रहार भी कर रहे हैं। बिल्कुल, कल्की धाम के पीठाधीश्वर लेकिन इस यात्रा में शामिल हुए हैं और जब वो इस यात्रा में शामिल हुए तो उन्होंने बाबा बागेश्वर के सुर में सुर मिलाते हुए कहा और विरोधियों को भी तगड़ा जवाब दिया। रिपोर्ट देखिए। सनातन पर हो रही इंटरनेशनल साजिश। ये एक इंटरनेशनल साजिश है कि सनातन को कमजोर किया जाए, सनातन को तोड़ा जाए, सनातन को खंड खंड किया जाए। पाक के बाद बांग्लादेश को देना है जवाब। हिंदुओं की रक्षा करने के लिए, सनातन की रक्षा करने के लिए बांग्लादेश को सही सख्त भाषा में समझाने की जरूरत है। वर्शिप एक्ट पर भी सवाल। वर्शिप एक्ट इसलिए बना ताकि 47 से पहले जो गुनाह हुआ है हिंदुओं को बंटने से रोकना है। एक तरफ जहां देश भर के हिंदुओं को एकजुट करने के लिए बाबा बागेश्वर यात्रा निकाल रहे हैं, तो दूसरी तरफ सनातन विरोधियों को ये रास नहीं आ रहा। वो इस यात्रा के जरिए सनातन पर हमला बोल रहे हैं। बाबा बागेश्वर के साथ साथ यात्रा में शामिल हो रहा हर शख्स, चाहे वो नेता हो या फिर अभिनेता, संत हो या फिर आम इंसान, अब इन विरोधियों को जवाब भी दे रहे हैं। इसी कड़ी में कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम भी इस यात्रा में शामिल हुए, जहां उन्होंने कहा कि सनातन को कमजोर करने के लिए इंटरनेशनल साजिश रची जा रही है। देखिए, भारत एक सनातन राष्ट्र है। अगर सनातन की यात्रा भारत में नहीं चलेगी तो कहां चलेगी? पूरी दुनिया में सनातन को मिटाने की साजिश हो रही है। बांग्लादेश में सनातन पे हमला हो रहा है, कनाडा में सनातन पे हमला हो रहा है। ये एक इंटरनेशनल साजिश है कि सनातन को कमजोर किया जाए, सनातन को तोड़ा जाए, सनातन को खंड खंड किया जाए। प्रमोद कृष्णम ने पाक के बाद बांग्लादेश को संदेश देने की बात कही, तो वहीं कनाडा और उसका समर्थन करने वाले अपने सांसदों को भी खूब खरी खोटी सुनाई। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया नरेंद्र मोदी की सरकार ने, उसी तरह हिंदुओं की रक्षा करने के लिए, सनातन की रक्षा करने के लिए बांग्लादेश को सही सख्त भाषा में समझाने की जरूरत है। प्रमोद कृष्णम ने जहां सनातन की रक्षा पर जोर दिया, तो वहीं वर्शिप एक्ट को गुनाह पर पर्दा डालने वाला एक्ट बता दिया। इस्लाम पर भी खुलकर बोले प्रमोद कृष्णम। सनातन की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, तो ये जो वर्शिप एक्ट है, आज जरूरत है इसे बदल देने की। और माफ करना, इस्लाम भी किसी मंदिर को तोड़ने की इजाजत नहीं देता। इस्लाम कहता है कि अगर कहीं मंदिर है उसको तोड़ के मस्जिद बनाओगे तो ठीक नहीं है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी पर देश को बांटने का आरोप लगाया और कहा कि पूरी दुनिया के सनातनियों को एक होना होगा। कि राहुल गांधी जी इस देश को अराजकता की आग में झोंकना चाहते हैं। कभी जाति के नाम पे तोड़ना चाहते हैं, कभी भाषा के नाम पे, कभी क्षेत्र के नाम पे, कभी काले गोरे के नाम पे, कभी अगड़े पिछड़े के नाम पे। तो अल्टीमेटली टारगेट क्या है? सनातन। तो जिस सनातन पे सब हमले कर रहे हैं, हम उस सनातन के झंडे को पूरी दुनिया में लहराना चाहते हैं। वही काम बागेश्वर धाम कर रहा है। जाहिर है देश भर के सनातनियों को एकजुट करने और सनातन विरोधियों को जवाब देने के लिए हिंदू एकता यात्रा बड़ा मंच बन गया है। और यात्रा में जुट रही भीड़ बता रही है कि आने वाले दिनों में सनातन का झंडा देश भर में और बुलंद होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब बात करते हैं भजन लाल के कमाल की, यानी कि राजस्थान की, क्योंकि देश भर में अभी 2 राज्यों के चुनाव हुए, उसके साथ ही कई राज्यों के उपचुनाव भी हुए, जिसमें राजस्थान का उपचुनाव भी मीनाक्षी शामिल रहा। बिल्कुल, 7 में से 5 सीटें बीजेपी के हिस्से में गई, जिसकी सबसे बड़ी वजह मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का वो कार्यकाल रहा, जिस दौरान उन्होंने कमाल कर दिया। देश में हाल ही में खत्म हुए 2 राज्यों के चुनाव के साथ ही कई राज्यों में उपचुनाव हुए। इनमें यूपी समेत कई राज्यों के उपचुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की, लेकिन राजस्थान की जीत काफी अलग थी। या यूं कहें कि इस सीट पर बीजेपी ने इतिहास ही पलट कर रख दिया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की रणनीति और उनकी सरकार के 11 महीने के कार्यकाल ने बीजेपी की इस विजय में अहम भूमिका निभाई। एक के बाद एक कुल 14 बड़ी सभाएं की, 44 सामाजिक संगठनों के साथ बैठकें की
उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका माइक्रो मैनेजमेंट रहा। उन्होंने सभी मंत्रियों और संगठन के नेताओं को हर क्षेत्र में सक्रिय रखा। ये जीत न केवल भाजपा के लिए बल्कि भजन लाल शर्मा के राजनीतिक कौशल का भी प्रमाण है। अपने चुनाव प्रचार के दौरान सीएम भजन लाल ने 11 महीनों के काम को प्रमुखता से जनता के सामने रखा। पेपर लीक कांड पर सख्त कार्रवाई की, साइबर ठगों के खिलाफ अभियान चलाया, पेट्रोल डीजल के कीमतों में कमी की, 1 लाख से अधिक भर्तियों की घोषणा जैसे कार्यों ने जनता को भाजपा की ओर आकर्षित किया। सीएम भजन लाल की कार्यकुशलता का सबसे बड़ा प्रमाण राजस्थान के झुंझुनू की सीट रही। यहाँ शीशराम ओला और उनके परिवार का दशकों से दबदबा रहा है। शीशराम ओला 8 बार विधायक और 5 बार सांसद रह चुके थे, जबकि उनके बेज ब्रिजेंद्र ओला लगातार 4 बार विधायक चुने गए थे। लेकिन इस बार भाजपा ने साधारण पृष्ठभूमि के कार्यकर्ता राजेंद्र भामू को उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस के गढ़ को चुनौती दी। कांग्रेस ने शीशराम के बेटे अमित ओला को एक बार फिर मौका दिया था, लेकिन भाजपा की रणनीति ने कांग्रेस को 43,000 वोटों के बड़े अंतर से हरा दिया। ये जीत केवल एक सीट की जीत नहीं बल्कि झुंझुनू में भाजपा के भविष्य की नींव रखने वाली बड़ी सफलता मानी जा रही है। राजस्थान के इन उपचुनावों ने ये साफ कर दिया कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता ने भाजपा को मजबूती प्रदान की है। ये उपचुनाव केवल एक जीत नहीं बल्कि भाजपा के भविष्य की नींव के रूप में जो हिंसा शुरू हुई वो हिंदुओं के खिलाफ अभी भी जारी है और इसी तरीके से हिंदुओं को वहां पर डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, सताया जा रहा है। और कहीं ना कहीं मीनाक्षी इसके पीछे ये कहा जा रहा है कि यूनुस सरकार पर जमात का दबाव है। यही एक बड़ी वजह है कि हिंदुओं पर लगातार अत्याचार वहां पर हो रहे हैं। हिंदू मंदिरों पर हमला हो रहा है, उनके घरों पर हमला हो रहा है, उनसे जुड़ी जो जगहें हैं वहां पर उन पर प्रहार किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इस दबाव के चलते इस्कॉन मंदिरों को भी बंद किया जाए। ये तस्वीरें बांग्लादेश की है। एक तरफ हिंदू समाज है सड़कों पर, तो दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों पर कट्टरपंथी गुंडे हमला कर रहे हैं। हिंदुओं पर लाठियों से हमला कर रहे कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के घरों को भी निशाना बनाया। चटगांव में तोड़फोड़ की, कई हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया। ये सारा हंगामा उस वक्त शुरू हुआ जब इस्कॉन के प्रमुख चिन्मय दास को वहां की सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। वहां की सरकार का आरोप है कि चिन्मय दास ने रंगपुर में रैली की और वहां के हिंदुओं को भड़काया। वहीं चरमपंथियों का आरोप है कि चिन्मय दास ने राष्ट्रध्वज का अपमान किया। बांग्लादेश में इस्कॉन लीडर चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के बाद अब जमात इस्लामी बांग्लादेशी कार्यकर्ताओं ने इस्कॉन मंदिर को बंद करने का अल्टीमेटम दिया है। कुछ दिनों पहले जमात ने यूनुस सरकार से इस्कॉन पर बैन लगाने की मांग की थी। चटगांव में करीब 25 लाख हिंदू रहते हैं, लेकिन उनकी रक्षा करने की जगह यूनुस सरकार कट्टरपंथियों के हाथ की कठपुतली बनती नजर आ रही है। अब ऐसे में सवाल है कि हिंदुओं को लात और घूसों से क्यों पीटा जा रहा है? हिंदुओं के बांग्लादेश में कौन करेगा रक्षा? वैसे तो बांग्लादेश के हालात को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। उधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बांग्लादेश के हालात को लेकर चिंता जाहिर करते हुए यूएन को संज्ञान में लेने की बात कही है। बांग्लादेश में जो घटना घट रही है, ये जैसे पाकिस्तान में हिंदू खत्म हो गया, बांग्लादेश में भी कट्टरपंथियों के दबाव में वहाँ की सरकार आ गई है। ये कट्टरपंथी हमारे हिंदू बेटियों के साथ उनकी इज्जत लूट रहे हैं, मंदिरें तोड़ रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं, जो समाचार आ रहा। अब समय आ गया है कि अब संयुक्त राष्ट्र संघ को भी इस पर संज्ञान में लेना चाहिए। पुलिस भी उनमें सहायता कर रही है, दंगाइयों की सेना भी कर रही है और उनमें जो जिहादी तत्व हैं वो तो कर ही रहे हैं। ये केवल भारत के लिए नहीं, ये केवल हिंदुओं के लिए नहीं, ये विश्व भर की सिविल सोसाइटी के लिए, उन सब लोगों के लिए जो धर्म के स्वातंत्र्य में विश्वास रखते हैं, कानून के शासन में विश्वास रखते हैं
उन सब के लिए चुनौती है। ये यूएनओ और बाकी सब पर भी एक ऐसी चुनौती है जिसका उत्तर उनको देना होगा। भारत की तरफ से 68 रिटायर्ड जजों, आईएएस, आईपीएस समेत कई लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से इन लोगों ने पीएम से हस्तक्षेप की मांग की है। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी शेषपाल वैद ने कहा कि भारत को इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाना चाहिए। बांग्लादेश में जो हो रहा है बहुत डिस्टर्बिंग है। वो एक जेनोसाइड है, एक एथनिक क्लींजिंग हो रही है बांग्लादेश में। एंड आई थिंक जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उनको इस मसले पर खड़ा होना चाहिए। भारत सरकार को इस मुद्दे को सख्ती से उठाना चाहिए। बांग्लादेश